हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एडुटोरिया का करंट अफेयर जो भी बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल वाला। तो नवंबर से लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि फरवरी तक इसको एक वीडियो में कंप्लीट करें और बाकी जो मई तक का या जून तक का होगा उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और पीडीएफ जो है इस वीडियो का आपको इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहला न्यूज़ है खुरफी चिप्सोना से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए खुरफी चिप्सोना क्या है। तो खुरफी चिप्सोना जो है एक पोटैटो का वेराइटी है, एक आलू का वेराइटी है जो कि उसको और फार्मर्स को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो जो आलू है उसका अलग अलग वैरायटी उगाए ताकि जिससे कि चिप्स हो सके या फ्रेंच फ्राई हो और अलग अलग कॉमर्शियल यूज़ वैरायटी जो है वो आलू का किया जा सके, जिससे कि क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में आलू बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। तो अगर सिर्फ हम लोग खाने के इस्तेमाल के लिए रखते हैं आलू तो उसका फ़ायदा किसान को ज़्यादा नहीं होगा कि अगर 1 किलो आलू जो है तब मान लीजिए फार्मर बेचेंगे 1 या 2 रुपये के हिसाब से, लेकिन जब कॉमर्शियल यूज़ होगा तो फ़ायदा जो है किसान को ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अब बिहार सरकार जो है कुर्फी चिप्सोना नाम का एक प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसके तहत जो है किसान को जो है कॉमर्शियल वैरायटी का जो आलू है वो उगाने को कहा जा रहा है। और कितने ज़िलों में होगा ये, तो 7 ज़िलों में बिहार के जो है ये करने का काम हो रहा है, आलू उगाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गया ज़िला में होगा, ये गया ज़िला में सबसे पहले होगा। इसके अलावा जो भी औरंगाबाद का रीजन है, पटना हो गया, नालंदा हो गया, सारण हो गया, समस्तीपुर हो गया और वैशाली हो गया। तो 7 ज़िला है जहाँ पे जो है आलू उगाने का बात किया जा रहा है कुर्फी चिप्सोना प्लांट के तहत। जो कुर्फी चिप्सोना बहुत ही कॉमर्शियल वैरायटी का आलू होता है वो उगाने का बात हो रहा है 7 ज़िलों में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ में। आपको पता होगा कि शारदा जीना, जिनको कि कोकिला, बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका पिछले साल नवंबर के महीने में देहांत हो गया था एम्स दिल्ली में। ठीक है, तो इससे आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकालना है कि उनका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलास विलेज, सुपौल ज़िला में। तो सुपौल ज़िला में हुलास विलेज में उनका जन्म हुआ था। प्लस उनके जो गुरु रहे हैं, तो उनके 2 गुरु रहे हैं, एक पंडित रामचंद्र झा और दूसरे जो है रघु झा। तो ये उनके 2 गुरु रहे हैं, जो कि रघु झा जो जी हैं वो ग्वालियर घराना के थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी उनको जो है मैथिली, भोजपुरी, मगही, संस्कृत, हिंदी ये भाषा आता था। बिहार कोकिला के नाम से उनको जाना जाता है। और उनको जो है पद्म भूषण, जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आफ्टर भारत रत्न और पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण उनको मिल चुका है 2018 में। और उनको जो पद्म श्री जो है वो 1991 में ही मिल चुका था। संगीत नाटक अकेडमी भी उनको मिल चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि पद्म भूषण अवार्ड मिला है उनको, पद्म श्री मिला है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और बिहार की कोकिला तो वो थी ही। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का जो है डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी जी, वो अनाउंस किए हैं कि उसका रीनेम किया जाएगा एज अ हिंदू पिलग्रिम साइट, जहाँ से कि हम लोग जो बैजनाथ बाबा का धाम हम लोग जाते हैं, झारखंड वाला सुल्तानपुर से जल लेके जो बोलबम के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को रीनेम किया जा रहा है एज अजबनाथ धाम के नाम से जो है इसको रीनेम किया गया है, क्योंकि सुल्तानगंज जो है वो अलग नाम हो जाता था, तो इस वजह से उसका नाम चेंज किया जा रहा है। अब बैजनाथ टेम्पल जो है ये एंशियंट साइट था जो कि डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को और लोकेटेड है सुल्तानगंज में, जहाँ से कि लोग जो है जल लेके जाते हैं और बोलबम में वो जल चढ़ाते हैं। यहीं से बैंक में डुबकी लगा के गंगा में फिर वहाँ से जाते हैं। तो ये बता रहा है कि सुल्तानगंज का जो है नाम चेंज करके अजबनाथ धाम कर दिया गया है। अब अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जो कैट स्नेक है, कैट स्नेक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है रिसेंटली। अब कैट स्नेक होता क्या है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बोइगा ट्रिगोंटा है। बोइगा ट्रिगोंटा साइंटिफिक नेम है कैट स्नेक का। अब एक तरीके के नॉक्टर्नल स्पीसीज़ होता है जो कि रात को जागता है, दिन को सोता है। बट इससे कहा गया है कि ह्यूमन को कोई भी ऐसा खतरा नहीं है।
ठीक है। इससे ह्यूमन बीइंग को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो स्मॉल एनिमल होते हैं लाइक लेज़र्ड, फ्रॉग, माइका, बर्ड, इन सब को जो है ये खाते हैं, जिससे कि एक तरीके का बैलेंस क्रिएट होता है इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम को बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये जो कैट स्नेक है ये बहुत अच्छे माने जा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे स्पीसीज़ होंगे उनको खा लेंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग को इतना हार्म नहीं करेंगे। नॉकटर्नल है, उनका साइंटिफिक नेम जो है बोएगा ट्रिगोंटा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ कि जो शिशिर सिन्हा जी हैं, जो कि पहले वाइस चांसलर बन गए हैं बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, जिसका कि इनॉग्रेशन है 29 अगस्त 2024 को किया गया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और ये जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा ये राजगीर नालंदा में लोकेटेड है, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पे बनाया गया था, जहाँ पे कि फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप और खेलो यूथ इंडिया गेम भी हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला न्यूज़ है कि जो एम्स दरभंगा है, इसका जो फाउंडिंग स्टोन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो 13 नवंबर 2024 को रख दिए थे। तो ये नवंबर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। पटना के बाद जो है दरभंगा दूसरा एम्स होने जा रहा है बिहार का, और अभी तक जो भारत में वो 22nd एम्स ये हो जाएगा। और ये जो एम्स का क्रिएशन होता है ये कैसे होता है, तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो योजना है PMSSY, इसके तहत जो है एम्स का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्स दरभंगा है इसके लिए लगभग 187 एकड़ का लैंड जो है एलोकेट किया गया है। और ये जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो एकामी शोभना जो बाईपास है दरभंगा का, वहाँ पे ये बनने जा रहा है। 1264 करोड़ में ये बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए मेनली। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ कि जनजातीय गौरव दिवस। आपको पता होगा कि जो बिरसा मुंडा थे उनसे रिलेटेड ये जनजातीय गौरव दिवस है, और जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी था बिरसा मुंडा का, तो उस उपलक्ष्य में जो है ये जनजातीय गौरव दिवस को मनाया गया है। और प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे विजिट किए और वो कुछ प्रोजेक्ट था उसको इनॉग्रेशन किए हैं। तो पहला प्रोजेक्ट था कि लगभग 1100 हाउस होल्ड जो है वो बनाया जाएगा, जो गृह प्रवेश सेरेमनी था। 1100 जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनका घर बनाया जाएगा, उसको इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री जन मान योजना के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जन मान योजना, ये PM जन मान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट भी बनाया जाएगा। तो इसके लिए 23 जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है मोदी जी के द्वारा, जो कि दजगुआ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से ये एसोसिएटेड है। ये प्रोजेक्ट के थ्रू जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट होगा, ताकि उन लोग को जो भी मेडिकल का सुविधा है वो दिया जा सके। 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट ये बनाया गया है। 1100 हाउस होल्ड बनाया गया है। साथ ही साथ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन का बात हुआ है कि जो 301 वन धान विकास केंद्र, जिसको कि हम लोग कहते हैं VDK, ठीक है, VDK, इसके तहत जो है 10 एकलव्य मॉडल का जो रेसिडेंशियल स्कूल होता है वो बनाया जाएगा। उसके लिए भी लगभग 1100 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है। तो 3 चीज़ हुआ, आपको पहले पता होना चाहिए कि उनको घर दिया जाएगा, फिर हेल्थ का सुविधा दिया जाएगा, साथ ही साथ एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल भी दिया जाएगा। और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए जो है एक जो है उसका ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो थे उसका एक म्यूज़ियम बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है, तो छिंदवाड़ा और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में होता है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और एक गैंगटॉक में बनाया गया है। तो बिहार में कोई भी म्यूज़ियम जो है नहीं बनाया गया है। जो म्यूज़ियम है वो बनाया गया है छिंदवाड़ा और जबलपुर मध्य प्रदेश में, और जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और जो सिक्किम है उसके गैंगटॉक में बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उन लोग के लिए किया जाएगा, वो भी PM जनमान के तहत ही किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा ये वही चीज़ को रिपीट किया कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ये सब क्या क्या हुआ, तो सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। तो ये था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो जनजातीय गौरव दिवस है वो बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि है उस पर मनाया जाता है। और हर साल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है आपको 15 नवंबर के दिन। तो 15 नवंबर को जो है इस साल मतलब 2024 में जो है वो 150 साल पूरा हो गया बिरसा मुंडा की जन्म तिथि का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर साल 15 नवंबर को जो है ये
जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2021 से मनाया जा रहा है, उससे पहले नहीं मनाया जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होगा कि छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन से जो है मुंडा ट्राइब एसोसिएटेड है, और उलगुलन भी जो है उन लोगों को वो कहा जाता था। और 19वीं सेंचुरी में ये हुआ था, जबकि जो 9 जून था 1900 में उनका देहांत हो गया था एट द एज ऑफ 25। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला न्यूज़ है कि पटना मैराथन। तो पटना मैराथन जो है जो गांधी मैदान है वहाँ पे हुआ था, जिसमें कि क्या उसका थीम था कि नशा मुक्त बिहार बनाना है, ये थीम उसका रखा गया था। और साथ ही साथ जो जो बैडमिंटन प्लेयर रही हैं साइना नेहवाल, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इसका थीम पता होना चाहिए कि पटना मैराथन गांधी मैदान में हुआ था, नशा मुक्त बिहार इसका थीम था, और साइना नेहवाल इसमें पार्टिसिपेट की थी। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम जो है वो हुआ था, जिसमें कि अब ब्रिक्स पिछले साल आपको पता है कि रशिया के काजान में हुआ था। तो वहाँ पे जो यंग साइंटिस्ट का भी फोरम हुआ था। तो बिहार के जो डॉक्टर अभिनय जी थे, पटना आईआईटी से वो एसोसिएटेड थे, तो उनको भी इसमें बुलाया गया था। बिहार इंडिया से टोटल 12 साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो सेलेक्ट हुए थे। उसमें एक बिहार के डॉक्टर अभिनय जी भी थे, जो आईआईटी पटना से एसोसिएटेड थे। और इसमें काम क्या कर रहे थे? तो जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है या जो भी प्रॉब्लम है कटिंग एज और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए इनको बुलाया गया था। अब अगला है कि जो प्रोफेसर सुधा सिन्हा हैं, वो उनको एक ऑनर मिला है हिंदी काव्य सेरेमनी का। और वो कहाँ पे हुआ है? ये जो प्रोग्राम पूरा हुआ था तो काशी हिंदी विश्वपीठ, जो कि बीएचयू के अंदर आता है, वहाँ पे हुआ था। और वहाँ पे जो है जो ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा है उनको सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ न्यूज़ था। अब अगला न्यूज़ है कि जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, जो बिहार का टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वो जो काशी विद्यापीठ मंदिर चौक जो वाराणसी में है, वहाँ पे जो है एक इम्पोरियम जो है, इम्पोरियम भवन वो खोलने जा रही है, जिसके लिए जो है 784 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो एलोकेट किया गया है। तो वो इम्पोरियम भवन वहाँ पे बनेगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर सवाल आता है कि जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑफ बिहार है वो एक इम्पोरियम भवन बनाने जा रही है, तो वो कहाँ पे बनाएगी? या बिहार में बनेगा कि या बिहार के बाहर बनेगा? तो वो वाराणसी में बनने जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्विस्ट हो सकता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन के। अब आपको पता होगा कि बिहार में जो है खेलो इंडिया गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो बिहार में राजगीर में ये हुआ था अप्रैल 2025 में। इसके कुछ ही दिन के बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो भी यहीं पे हुआ था, जो कि समर ओलंपिक के तर्ज पे होता है। ये बिहार में हुआ था। और इससे पहला जो एडिशन था 2023 में पहला एडिशन हुआ था इसका, और वो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरा गेम्स जो था वो 10 से 15 दिन आफ्टर यूथ गेम वो बिहार के राजगीर में ही हुआ था। क्योंकि सब जो है खेलो गेम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन पैरा गेम्स भी है वहीं पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि महिला संवाद प्रोग्राम। तो महिला संवाद प्रोग्राम के लिए जो है 225 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, ताकि वुमेन को जो है कैसे उनका पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स में, उनका एम्पावरमेंट हो, इसके लिए जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ये आपको मेनली पता होना चाहिए। अब अगला है कि वैभव सूर्यवंशी, जो कि एक यंगेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं, कि जो आईपीएल में डेब्यू किए हैं, उनका ऑक्शन में जो है लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए जो है उनको देकर राजस्थान रॉयल्स जो है उनको खरीदी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी पता होना चाहिए जो ये ऑक्शन हुआ था इस बार, तो वो कहाँ पे हुआ था? तो वो जो जिहाद का एक आबादी अली जौहर एरेना है, जो कि सऊदी अरेबिया में पड़ता है ये जिहाद। तो वहाँ पे जो ऑक्शन हुआ था, और उस ऑक्शन में जो है 1,10,00,000 में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा था। और समस्तीपुर जिला के ताजपुर विलेज से जो है वो आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला है कि बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल। तो बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये पास किया गया है, जिसमें कि 15,000 एरिया जो है ये जो प्रॉपर्टी था बेतिया राज का वो अब पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा एरिया था बेतिया राज का वो सिर्फ बिहार में नहीं आता था, उसका 183 एकड़ एरिया जो था वो उत्तर प्रदेश में भी फॉल करता था। और बिहार में कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था? जो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सिवान, जो भी सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, और पटना रीजन, यहाँ तक बिहार में फैला हुआ था। और 143 एकड़ जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, जिसका कि अब
लास्ट रूलर कौन थे ये बेतिया राज के, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरिंदर किशोर सिंह जी थे वो लास्ट जमींदार थे बेतिया राज के, ये आपको पता होना चाहिए। और उनका जो मृत्यु हो गया 1893 में, उसके बाद से जो है ब्रिटिश कंट्रोल में था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। अब बीपेक्स आपको पता होगा कि बीपेक्स जो है नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन था, जिसका कि अब बीपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार फिलाटेल्फिक एग्जीबिशन। तो पोस्टल सर्विस के लिए जो है बिहार के गया ज्ञान भवन ऑडिटोरियम पटना में जो है इसका एग्जीबिशन चल रहा था। ये दिखाता है कि बिहार का पोस्टल कल्चर कितना रिच है, कितना पुराना है, तो इसको ये डेडिकेट करता है। तो इसका इनॉग्रेशन जो है गवर्नर उस समय जो थे राजेंद्र विश्वनाथ अड़केलकर, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। लेकिन करेंट टाइम में जो बिहार के गवर्नर है, ये आपको पता होना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो उस समय वो राजेंद्र विश्वनाथ जी थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था कि बीपेक्स था। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिहार फिलाटेल्फिक एग्जीबिशन। ये पोस्टल सर्विस से रिलेटेड है और इसमें जो है लगभग 20,000 पोस्टल स्टैम्प जो था वो शोकेस किया गया था। एंड 153 जो फिलाटेल्फिक्स है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री जो है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया था। तो एग्जीबिशन का जो ये प्रोग्राम था नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन, ये बिहार के पटना में ज्ञान भवन में हुआ था। अब अगला है बिहार मिसलेनियस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग जो रेड पॉइंट है इसी को फोकस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर होगा उसको देख लेंगे। अब पहला था कि एक सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बक्सर में लगने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे लगने जा रहा है, तो बक्सर में लगने जा रहा है, जो कि 90 मैट्रिक टन इसका जो है कैपेसिटी होगा पर डे प्रोड्यूस करने का, और 392 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेनली जो सीमेंट फैक्ट्री है वो बक्सर में लगने जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला न्यूज़ है कि जो प्रयास स्कीम है, प्रयास स्कीम के तहत जो है साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो 9 से 12 क्लास के बच्चे हैं उनको जो है, ताकि उनके अंदर जो भी रिसर्च वाला गुण है वो लाना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। कि ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्कूल स्टूडेंट है उनको अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो रिसर्च करे और जो इन्वेस्टिगेट करे, ताकि फ्यूचर में जो है वो साइंटिफिक मेथड से उसके एक्सपेरिमेंट से रूबरू हो और उनको जो है जिज्ञासा रहे, ताकि आगे जाके वो R&D में और कंट्री और देश के जो रिसर्च वाले सेक्टर है उसमें काम कर सकें। तो जो प्रयास स्कीम है वो साइंस और मैथमेटिक्स में जो है लोगों को रुचि दिलाना है 9 से 12 क्लास के बच्चों को, ताकि वो रिसर्च की ओर आगे बढ़ें। अब अगला है कि वीर गाथा प्रोजेक्ट। वीर गाथा यानी कि जो भी ब्रेव सोल्जर है उनका जो स्टोरी है वो बताने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है 2021 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका इसमें जो है वैशाली टॉप किया है। वैशाली जो है बिहार में पहले रैंक पे आया है, जो वीर गाथा प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और लोगों को बता रहा है जो भी ब्रेव सोल्जर है उनके स्टोरी को। और सेकंड नंबर पे जो है ये आपका मुजफ्फरपुर आता है, और फर्स्ट पे वैशाली है, सॉरी सेकंड नंबर पे जो है वो पटना आता है, सॉरी ठीक है, वैशाली एक नंबर पे है और पटना सेकंड पे है। अब आपको पता होगा कि 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट का जो है पावर प्लांट जो है पीरपैंती में लगने जा रहा है, और 3 पावर प्लांट होगा। एक का कैपेसिटी 800 मेगावाट का होगा, तो 3 का जो है 2400 मेगावाट होगा। ये पीरपैंती में पावर प्लांट लगने जा रहा है। अब अगला न्यूज़ है, और इसके लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो थी ये 2024-25 के बजट में भी बात की थी। अब अगला न्यूज़ है कि जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये एक डेवलप करने जा रही है मॉडल, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे जो है अब उसका रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो गोवा के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को पहले से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो उनकी टीम से सीख करके बिहार में भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है करने जा रही है, ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल उसको रिसाइकिल करे, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सब में उसका प्रोसेस किया जा सके। अब अगला है कि फाउंडेशनल स्टोन जो है दरभंगा एम्स का जो है PM मोदी रख चुके हैं। ये सेम न्यूज़ रिपीट हो रहा है। अब इसमें आपको बस पता होना चाहिए कि डिज़ाइन कौन कर रहा है दरभंगा एम्स को, तो ये जो है IIT दिल्ली के तर्ज पे ही इसका होगा।
अगला न्यूज़ है कि बिहार का जो है रैंक चौथा नंबर पे आता है, जो भी लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी का जो प्रोडक्शन है उसमें बिहार का रैंक चौथा आता है। साथ ही साथ जो शुगर केन है यानी कि जो गन्ना है उसके उत्पादन में बिहार का रैंक छठा आता है। तो भिंडी में बिहार चौथे नंबर पे है और गन्ना उगाने में बिहार छठे नंबर पे है और भिंडी में चौथे नंबर पे, जबकि आलू उगाने में भी बिहार बहुत आगे है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला है कि जो सीएम है वो एक रैंकिंग रिलीज़ करते हैं जो भी रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है, कि जो भी ज़िला जो है बिहार में वहाँ पे कितने अच्छे से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होता है, कितना कम जो पोल्यूशन होता है उसका इमिशन होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग रिलीज़ किया जाता है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है कि एक सब्सिडी मिले, जो भी ई रिक्शा है, एम्बुलेंस है और अदर पैसेंजर व्हीकल है, इस सबको सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो इसमें पहला रैंक किस डिस्ट्रिक्ट को मिला था? तो समस्तीपुर जो है इसमें पहला रैंक आया है, जहाँ पे बहुत अच्छे से जो है रूरल ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर जो है कौन है? वो मुजफ्फरपुर है और पटना 10वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था कि जो वीर गाथा प्रोजेक्ट में पटना दूसरे पे था और वैशाली पहले नंबर पे था, जबकि जो रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है यहाँ आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में समस्तीपुर पहले पे है, मुजफ्फरपुर दूसरे पे और पटना 10वें नंबर पे है। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत होगा क्या? जो रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है, तो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको सब्सिडी मिलेगा 2 लाख रुपये तक का, कि आप जो है कोई भी व्हीकल खरीदिए और जब आप ई रिक्शा ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए 70,000 रुपये जो है ई व्हीकल खरीदने के लिए आपको मिलेगा। और अगर आप एम्बुलेंस खरीद रहे हैं तो भी 2 लाख का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो 2 लाख का सब्सिडी जो भी व्हीकल या फिर एम्बुलेंस खरीदेंगे उसके लिए, 70,000 का जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होता है, जो ई रिक्शा होता है, उसके लिए मिलेगा। और 70,000 से 2 लाख रुपये जो है आपको मिलेगा कोई भी वैन खरीदने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत आ रहा है। अब बिहार का रैंक जो है 22वां है, जो नीति आयोग का एक्सपोर्ट इंडेक्स है, कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो बिहार का इम्प्रूव हुआ है, ये रैंक 22वें नंबर पे बिहार आ गया। और बिहार में सबसे पहले नंबर पे जो है बेगूसराय है, जहाँ से चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है। और बिहार में अगर बात करें जो लैंड लॉक स्टेट है, जहाँ पे कोई भी समुद्र नहीं है, यहाँ वाले स्टेट को छोड़ के, तो बिहार का रैंक जो है 7वां है लैंड लॉक स्टेट में। तो ये बिहार का इम्प्रूवमेंट है एक्सपोर्ट इंडेक्स में, कि आप कितना चीज़ को बेच रहे हैं बाहर। अब चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था लखीसराय में। तो आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? लखीसराय में। कौन किया था इसका इनॉग्रेशन? जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा। अब आपको पता होगा विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों डिप्टी सीएम हैं। तो 14 से 16 नवंबर तक जो है ये चिल्ड्रन फिल्म जो फेस्टिवल है ये लखीसराय में मनाया गया। जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो इसको इनोग्रेट किए थे। और इसका थीम क्या था? कि निपुण भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निपुण भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसका थीम था, जो कि आर्ट, कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लखीसराय का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब जो नवंबर का लास्ट न्यूज़ है ये है कि पहला फैक्ट्री जो है वो लगने जा रहा है, जो कि रिपेयर करेगा 800 बैग को पर महीना। तो कहाँ पे ये फैक्ट्री लगने जा रहा है कि 800 बैग हर महीना रिपेयर करेगा? तो ये जमालपुर, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे जो है ये फैक्ट्री लगने जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि है 19 वर्कशॉप भी हो चुका है कंट्री में। और उसके तहत जो है अब यहाँ पे जमालपुर में, झांसी में और भी कोटा में, ये सब जगह जो है ये रिपेयर करना है बैग को, ये फैक्ट्री लगने जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो है आपका नवंबर का कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दिसंबर की तरफ। अब जो पुलिस स्टेशन का रैंकिंग निकला है, अब इसमें जो बिहार का राजीव नगर पुलिस स्टेशन है उसको जो है इसमें सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। सॉरी, सेकंड नहीं, 7th रैंक प्राप्त हुआ है। तो जो राजीव नगर पुलिस स्टेशन है पटना का, उसको 7th रैंक प्राप्त हुआ है पुलिस स्टेशन का जो रैंकिंग था उसमें। जबकि जो उड़ीसा का पट्टापुर है, पट्टापुर पुलिस स्टेशन को जो है इसमें 2nd रैंक प्राप्त हुआ है। और
पहला रैंक किसको मिला है तो ये भी पता होना चाहिए। जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन है तेलंगाना का, उसको जो है इसमें पहला रैंक प्राप्त हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि जो पटना का राजेंद्र नगर है उसको पहला रैंक मिला है क्या, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र नगर आया तो बच्चे पटना मार्क करेंगे, लेकिन तेलंगाना का जो राजेंद्र नगर है उसको पहला रैंक मिला है, जबकि उड़ीसा का जो पट्टापुर है उसको सेकेंड रैंक मिला है, और जो पटना का जो राजीव नगर पुलिस स्टेशन है उसको 7वां रैंक मिला है, जो 2024 का रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन वाला इंडेक्स आया है इसके तहत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो देश रत्न कनक्लेव है ये क्यों न्यूज़ में था, तो ये बोला जा रहा है कि देश रत्न जो सम्मेलन है ये 1 दिसंबर को ज्ञान भवन पटना में जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके तहत जो स्टैचू है राजेंद्र प्रसाद का उसको अनवील किया गया है। ठीक है, तो पटना के जो देश रत्न थे राजेंद्र प्रसाद, उनका स्टैचू जो है ज्ञान भवन में अनवील किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देश रत्न कनक्लेव किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन बनेगा कि देश रत्न कनक्लेव किससे एसोसिएटेड है, राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, अब बिहार, ये पिछले मंथ में हम लोग देखे कि बिहार फिलेंथ्रोपिक एग्जीबिशन जो है ये पटना के ज्ञान भवन में जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो बिहार सर्किल जो है पहला पोस्टल डिपार्टमेंट बन गया है पूरे कंट्री में, जो कि एक स्पेशल कवर अनवील करने जा रहा है, जो वेदा और उपनिषद के तर्ज पे जो वो होने वाला है। अब ये कहाँ पे, अब बिहार में आपको पता होगा कि 9 शक्तिपीठ है, टोटल 51 शक्तिपीठ है पूरे देश में, और जिसमें कि 9 बिहार में है। तो उसी सारे शक्तिपीठ का जो इमेज है उसको पिक्चर को जो है वो जो पोस्टल कार्ड का जो कवर था उसमें दिखाया गया है। 9 शक्तिपीठ को ऐसे ऐसे करके उसका एक इमेज को जो है अपने जो कवर पेज है उसमें दिखाया गया है। तो बिहार फिलाट्रैफिक एग्जीबिशन ये पटना के ज्ञान भवन में हुआ था, जिसमें बिहार सर्किल जो है पहला पोस्टल डिपार्टमेंट बन गया पूरे कंट्री में, जो ऐसा स्पेशल कवर बनाया है जो वेद और उपनिषद के तर्ज पे बेस्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला है मेकोंग गंगा धाम यात्रा। तो मेकोंग गंगा धाम यात्रा जो है ये चौथा मेकोंग धाम यात्रा जो है 3 दिसंबर को जो है बिहार पहुंचा। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरा है ये आपको पता होना चाहिए कि ये यात्रा जो है पहले पटना होते हुए गया आया, फिर न्यू दिल्ली, फिर गुजरात, तो तब जाके जो है ये थाईलैंड जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यह यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, पहले पटना, फिर बोध गया, फिर न्यू दिल्ली, फिर गुजरात, और तब जाके थाईलैंड रवाना हुआ। तो मेकोंग गंगा जो ये धम्म यात्रा था ये थाईलैंड और इंडिया के बीच चौथा यात्रा था। इसके तहत क्या हुआ, जो बिहार के गवर्नर राजेंद्र नाथ थे वो राजभवन में ये अब जो पिलग्रिम्स थे आए हुए थाईलैंड से उनको वेलकम किए, और साथ ही साथ जो पीएम मोदी जी हैं वो 23 साल पुराना जो ये रिश्ता है धम्म का उसको ग्रैटिट्यूड करने के लिए, और साथ ही साथ जो सेक्रेट रेप्लिका होता है, जो भी अवशेष बचा होता है जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, उसको मोदी जी जो है वो थाईलैंड के जो चीफ आए हुए थे उनको प्रेजेंट किए। तो ये दिखाता है कि इंडिया और जो थाईलैंड है उनका कितना पुराना रिलेशन है थ्रू बुद्धिज़्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेकोंग गंगा धम्म यात्रा जो है इंडिया और थाईलैंड से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ ये जो यात्रा चल रहा था वो 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक हुआ है। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और 10 दिसंबर तक ये चला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो सुपचाई वीरापुचांग जो है वो इसको जो है लीड कर रही थी। वो 789 इंस्टीट्यूट था उसमें से इनको जो है इसका लीड करने का मौका मिला था इस बार। अब और साथ ही साथ जो बोध गया विद्यालय है BGVI, तो ये एक थाईलैंड बेस्ड थिंक टैंक है जो कि बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वाटर
ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड जो है इस बार बिहार को दिया गया है। अब क्यों दिया गया बिहार को ये अवार्ड? क्योंकि बिहार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वाटर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस हो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर में। तो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस बिहार के द्वारा किया जा रहा है, उस वजह से बिहार को इस बार का जो है वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, इसका मेन थीम यही है कि एक ग्रेटर इंटरसेक्शनल एम्फसाइज दिया जा सके, जो भी जगह पे जो है इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है, कितने अच्छे से हम लोग वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसके लिए जो है बिहार को इस बार का वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है ये निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसके तहत जो है मुजफ्फरपुर को पहला स्थान मिला है हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो जो मुजफ्फरपुर है वो हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। साथ ही साथ उड़ीसा का जो कंडामलाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसको सेकंड रैंक मिला है, और बेगूसराय को जो है एजुकेशन के फील्ड में पहला रैंक मिला है। तो ये आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बेगूसराय एजुकेशन में पहला रैंक प्राप्त किया है, जबकि जो मुजफ्फरपुर है हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में, जबकि बेगूसराय का जो पोजीशन है वो तो पहला है। और स्कोर कितना किया है, तो वो स्कोर जो है 71.5 किया है अगस्त के महीने में। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही मुजफ्फरपुर जो है एजुकेशन में 15वें नंबर पे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि सुपौल जो है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के मामले में टॉप किया है, कि कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है पब्लिक ग्रीवांस को सुना जाता है, लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं। तो इस मामले में जो है सुपौल को पहला रैंक प्राप्त हुआ है, जो कि एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन के तहत जो ये रिलीज़ किया जाता है रैंकिंग। और सबसे ख़राब स्थिति अगर किसी का है तो वो कटिहार का है। तो टॉप नंबर पे तो सुपौल है, और वर्स्ट रैंकिंग में जो है कटिहार है, और सेकंड लास्ट पे जो है गया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर डिवीज़न वाइज बात करें तो पूर्णिया और भागलपुर डिवीज़न का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी डिवीज़न में जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। अब गोपालगंज जो है पहला रैंक प्राप्त किया है, जो भी टेली मेडिसिन होता है, कि जो दूर दराज इलाके में मेडिसिन पहुंचाना हुआ या वहाँ पे एक्सेस नहीं है मेडिसिन का, बट वहाँ पे जो मेडिसिन पहुँचाया जा रहा है, तो उसमें गोपालगंज का जो रैंक है वो पहला आया है इस बारी। अब उसका स्कोर देखा जाए तो गोपालगंज जो है 128% जो है पेशेंट को ट्रीट करता है टेली मेडिसिन के द्वारा, और जबकि मुजफ्फरपुर का जो रैंकिंग है वो सबसे ख़राब है, मात्र 36% लोगों को जो है इसके तहत उपचार मिल पाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिखा रहा है कि अब 142% अगले महीने हो गया, जबकि मुजफ्फरपुर का 31% रहा। तो आपको बस मोटा मोटी याद रखना है कि टेली मेडिसिन में जो है गोपालगंज का रैंक पहला है, जबकि जो मुजफ्फरपुर है वो सबसे आखिर पायदान पे है। और साथ ही साथ जो अदर ईस्ट चंपारण या फिर मधुबनी, सीतामढ़ी, वो भी रीजन जो है उसी लगे इधर वाले इलाके में बिहार का, उनका भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप बिहार का ऐसे मैप बनाएं, ऊपर वाला जो ये रीजन है यहाँ का जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। अब एयरपोर्ट जो है वो बिल्ड किया जाने वाला है 10 डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता होगा कि करंटली जो है बिहार में 3 जगह पे एयरपोर्ट का साधन है, एक पटना हो गया, एक गया हो गया और एक दरभंगा हो गया। तो अब जो है 10 और सिटी में जो है एयरपोर्ट खुलने जा रहा है थ्रू ये अनाउंसमेंट किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उड़ान 5.2 स्कीम के तहत। उड़ान 5.2 स्कीम के तहत जो है ये बात कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कहाँ कहाँ पे ये खोला जाएगा, तो बीरपुर में होने वाला है, जो महारमा है वहाँ पे होगा, भागलपुर में होगा, मुंगेर में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, वाल्मीकि नगर में होगा, मोतिहारी में होगा, मधुबनी में होगा और छपरा में होगा। ये 10 जगह जो है एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। लिस्ट आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब ये जो एयरपोर्ट होगा यहाँ पे 20 लोगों का जो सर्विस है वो होगा, कि छोटा प्लेन वहाँ से उड़ पाएगा, जिसमें कि सीट जो होंगे लगभग 20 लोग के बैठने का होगा। तो ये बड़ा वाला नहीं होगा, ये छोटा एयरक्राफ्ट होगा, जिससे जो है ये हवाई यात्रा चलने वाली है। इसीलिए इसमें आपको पूर्णिया का नाम नहीं दिख रहा होगा या सहरसा का नाम नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब करेंटली जो है गया, पटना और दरभंगा में एयरपोर्ट फैसिलिटी है, ये आपको बता दिया गया है। अब ये न्यूज़ में अब अगला है कि बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये न्यूज़ में था।
ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे, उनको आगे बढ़ाने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इनकरेजमेंट और एक प्रोत्साहित राशि दी जा रही है कि स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करे बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो आगे आए, इसलिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है ताकि लॉन्ग टर्म जो एथलीट है वो आगे बढ़ के आए और स्पोर्ट्स में जो है उनका रुचि है, उसका टैलेंट को और बाहर लाने का काम किया जाए। तो ये 3 कैटेगरी में होगा, ठीक है। पहला कैटेगरी है कि जो स्टूडेंट हैं स्कूल लेवल के, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आते हैं, और 500 ऐसे प्लेयर को ढूंढा जाएगा जिनका कि एज 12 से 18 साल होगा और उन्होंने मेडल जीता हो स्कूल गेम्स में। स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा जो गेम होता है उसमें अगर उन्होंने मेडल जीता है तो ऐसे 500 बच्चे को ढूंढ के बाहर लाना है जो कि 12 से 18 साल की उम्र में आते हैं, और उनको जो है हर साल 3 लाख रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा ताकि वो लोग आगे जो है गेम में इम्प्रूव करें और देश, बिहार के लिए, देश के लिए मेडल जीत के लाएँ। सेकेंड कैटेगरी होगा जिसमें कि 200 बच्चों को ढूंढा जाएगा, उनको प्रोत्साहन राशि जो है 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दिया जाएगा, और उनका एज जो है वो 12 से 24 साल का एज ग्रुप होगा। 12 से 24 एज ग्रुप 200 लोगों को और 5 लाख की राशि, और जिन्होंने जो मेडल जीता हो जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल एसोसिएशन के द्वारा स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें उन्होंने मेडल जीता हो, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी है कि जिसमें 25 जो ओलंपिक लेवल प्लेयर्स हैं उनको ढूंढ के निकालना है, और उनको जो है 20 लाख रुपए का जो है सालाना असिस्टेंस दिया जाएगा। इनका कोई एज ग्रुप नहीं है क्योंकि ओलंपिक जाने वाले प्लेयर का फिर एज ग्रुप नहीं होता है, तो ऐसे 25 ओलंपिक लेवल प्लेयर को ढूंढ के निकालना है और उनको 20 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको जो है फैकल्टी मिलेगा ट्रेनिंग का, बाहर जाके अब्रॉड में जो है उनको ट्रेनिंग मिल सके। तो बिहार जो है अब सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए जो ऐसे प्लेयर्स बाहर आए जो कि स्पोर्ट्स में हैं उनको भी असिस्टेंस देने का काम कर रहा है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, इन दोनों का ये प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 3 पंचायत जो है बिहार का उसको नेशनल पंचायत अवार्ड मिला है, तो बिहार का तीनों पंचायत जो है ये आपको दिखा है। एक बसौली पंचायत, दूसरा है ललालपुर पंचायत और तीसरा है रुखंडीपुर पंचायत। तो तीनों जो है आपको पंचायत सिवान जिला के अंदर आता है। तो सिवान जिला का 3 पंचायत को जो है नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कैसे दिया जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट अवार्ड के तहत इनको ये प्रोग्राम जो पुरस्कार है वो दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया था, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 का विज्ञान भवन में हो रहा था दिल्ली में, वहाँ पे इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को जो ये अवार्ड मिला है। अब आपको पता होगा कि कृष्णानंद झा जो कि एक इरिगेशन मिनिस्टर और ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनका कि देहांत हो गया है। अब ये जो है 3 बार कांग्रेस के टिकट पे जो है माधवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बन के आए थे। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कृष्णानंद झा जो है एक फॉर्मर इरिगेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्टर थे, उनका देहांत हो गया है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंडित विनोदानंद झा के पुत्र हुआ करते थे। अब अगला न्यूज़ है कि जो मैग्नीज है ये पता लगाया गया है, जो रिसर्च चल रहा था पटना बेस्ड महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा एक रिसर्च चल रहा था जिसमें पता चला है कि जो गंगा का पानी है उसमें मैग्नीज का मात्रा होता है, जिसके वजह से जो है कैंसर हो रहा है लोगों को। अब ये कैसे पता लगाया गया, तो ये सैंपल लिया गया था लगभग 1146 कैंसर पेशेंट का, पटना, वैशाली, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, इन सब ज़िले के लोगों का, जिसमें पाया गया कि लगभग 767 वुमेन का और 379 मेल को जो है कैंसर हुआ है। तो ये जिनको हुआ था उसी के बेसिस पे जो है ये पता लगाया गया। और क्या पता लगा है कि जो 6022 माइक्रोग्राम जो है पर लीटर, ये जो कैंसर का जो ये सिम्टम्स है वो पाया जाता है जो मैग्नीज़ होता है। तो मैग्नीज़ में पर लीटर में 6022 माइक्रोग्राम ये कैंसर कॉजिंग एलिमेंट पाया जाता है।
अब प्रगति यात्रा जो है नीतीश कुमार के द्वारा निकाला जा रहा था, तो एक प्रगति यात्रा निकाला गया है, एक महिला संवाद यात्रा निकाला गया है, जो हमने पिछले सेक्शन में देखा नवंबर में कि महिला संवाद यात्रा के तहत जो है लगभग 225 करोड़ रुपए जो है अलोकेट किया जाएगा, ताकि वुमेन जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके और वो आगे आ पाएँ। तो उसी तरह जो है प्रगति यात्रा भी निकाला गया था। तो ये डिफरेंट फेज़ में निकाला जा रहा है। अब बिहार बिजनेस कनेक्ट जो है एक एडिशन है, जिससे कि ग्लोबल इन्वेस्टर को बिहार लाने के लिए और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, जो कि 19 से 20 दिसंबर को किया गया था। तो ये इनोग्रेशन एडिशन पिछले साल 2023 में हुआ था, जिसमें 600 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पूरे इंडिया से बिहार आए थे और उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो ये बहुत सक्सेसफुल था। तो उसी के तर्ज पे जो है इस साल भी जो है लगभग 278 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उसके लिए एक MOU भी साइन कर लिया गया है और उसमें 38,000 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दूसरा एडिशन जो है बिहार बिजनेस कनेक्ट का, ये 19 से 20 दिसंबर को उसका कंक्लूड हुआ है। अब अगला न्यूज़ है कि सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, तो ये एक MOU साइन हुआ है, जो भी शंकर नेत्रालय है, जो कि कोयम्बटूर बेस्ड एक हॉस्पिटल है, तो उससे एक MOU साइन हुआ है, ताकि सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल पटना के कंकर बाग में जो है बन के तैयार हो जाए। जो ये कंकर बाग है, यहाँ पे एक लगभग 1.60 एकड़ के एरिया में ये बनने को होने वाला है। तो MOU साइन हुआ है कोयम्बटूर बेस्ड शंकर नेत्रालय के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें 75% पेशेंट का जो इलाज है वो मुफ्त में होगा, जिनका कि फैमिली इनकम 2.5 लाख से नीचे है। बाकी जो 20% लोग हैं उनको जो है सर्विस देना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा सर्विस के लिए। तो ये जो फाउंडेशन है, ये एक तरीके का इंटरनेशनली अक्लेम्ड आई ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है, जो कि अपने खुद के एक्सपेंस पे जो है लोगों का इलाज करता है। और साथ ही साथ जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट है, जैसे कि कॉर्निया प्लास्ट्री हो गया, रेटिना डिटैचमेंट हो गया, सर्जरी हो गया, आई कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, ये सारा इलाज जो है इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। शंकर आई फाउंडेशन है इनके द्वारा। अब अगला है गोल्डी कुमारी, जो नालंदा की बेटी गोल्डी कुमारी है, उनको जो है प्रधानमंत्री बाल अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो जैवलिन थ्रो है उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है जो डिस्क थ्रो होता है, और वो एबल्ड कैटेगरी से आती थी, और उन्होंने ये 2 मेडल जीता है, जो थाईलैंड में एक वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम हो रहा था थाईलैंड में, वहाँ पे उन्होंने ये मेडल जीता है। तो इस वजह से जो है इनको प्रधानमंत्री बाल अवार्ड जो है दिया गया है, जो द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट साहिबा, उनके द्वारा। और साथ ही साथ आगे भी न्यूज़ आएगा कि जो सौरभ कुमार हैं उनको भी जो है बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2 लोगों को बाल पुरस्कार मिला है, एक गोल्डी कुमारी, एक सौरभ कुमार। अब हमारा बिहार हमारी सड़क जो है, ये ऐप लॉन्च किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, जिससे कि 65,000 किलोमीटर जो भी रूरल रोड होता है पूरे बिहार में, उसको जो है इसमें कवर किया जाएगा। जितने भी ब्लॉक है बिहार के, उस सबको कवर किया जाएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम है रोड की समस्या से रिलेटेड, इस ऐप के थ्रू जो है फ़ोटो खींच के जो है लोग कंप्लेन कर सकेंगे और बताएंगे कि हमारी इस शहर के इस लोकेशन में यहाँ पे रोड में गड्ढा है या रोड टूटा फूटा है, तो उसके थ्रू जो है इसका निवारण किया जाएगा। और ये ऐप जो है हमारा बिहार हमारी सड़क, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपको रोड का समस्या दिखता है, उसका फ़ोटो खींच के भेजिए, यहाँ से उसका निवारण होगा, ऐसा इस न्यूज़ के तहत कहा गया है। अब पोस्टल म्यूज़ियम बिहार सर्किल का जो है ये खोला जा रहा है। ये चौथा म्यूज़ियम होगा जो पोस्टल म्यूज़ियम होने वाला है। बिहार का पहला होगा, जबकि देश का ये चौथा होने वाला है। 4th होने वाला है पूरे इंडिया का, और जो बिहार का होगा ये चौथा होने वाला है। ठीक है, अब जो होम मिनिस्टर है, सॉरी, अब यहाँ पे एक पेज मिस हो गया। यहाँ पे एक न्यूज़ था कि जो ये
पेज ही मिस हो गया है पूरा। 40 के बाद जो है 42 आ गया, ये 40 था, इसके बाद ये 42 आ गया, तो ये पेज ही पूरा मिस हो गया है। ये न्यूज़ था मेनली कि जो किशोर चंद्र जी थे, जो कि महावीर मंदिर से एसोसिएटेड थे, उनका निधन हो गया था। वो जो है पहले आईएएस बने, उसके अलावा वो वाइस चांसलर थे दरभंगा के संस्कृत यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ वो जो बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के भी मेंबर हुआ करते थे, और उन्होंने एक ज्ञान निकेतन पटना करके स्कूल भी खोला है। तो ये किशोर चंद्र जी से रिलेटेड न्यूज़ था, और अयोध्या टेम्पल ट्रस्ट के भी वो मेंबर रह चुके, तो ये उनसे रिलेटेड न्यूज़ था। ये पूरा पेज मिस हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले महीने की तरफ। तो फरवरी महीना का जो है ये करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पहला न्यूज़ इसमें ये है कि हर ब्लॉक में जो है एक प्लांट कंजर्वेशन सेंटर जो है खोलने का बात किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 338 प्लांट कंजर्वेशन सेंटर जो है वो ऑलरेडी फंक्शन में है, लेकिन जो बाकी बचा इलाका है वहाँ पे भी जो है ये प्लांट कंजर्वेशन सेंटर लगाने की बात हो रही है। और ये कैसे होगा, तो ये जो है ई किसान भवन में इसके लिए ये इस लोकेशन में ये पूरा बातचीत चला था। अब कहा गया है कि जो इससे क्या होगा फ़ायदा कि हर ब्लॉक में अगर एक कंजर्वेशन सेंटर होगा तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो बाहर नहीं जाइएगा तो जो भी फैसिलिटी है स्प्रेइंग से रिलेटेड, और या फिर जो भी क्रॉप को सेव करना हुआ, अब आप ही के रीजन में रहेगा तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो इजी एक्सेसिबल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप ख़राब नहीं होगा। तो ये फ़ायदा होने वाला है, और इससे जो है किसान को बहुत फ़ायदा होगा। ऑलरेडी ये 338 ब्लॉक्स में फंक्शन में है, बाकी जितना भी बचा ब्लॉक है वहाँ पे भी इसको जो है इंस्टॉल करने का बात किया गया है। तो हर ब्लॉक में जो है एक कंजर्वेशन सेंटर होगा प्लांट का, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये न्यूज़ था। अब अगला न्यूज़ है कि जो श्याम शर्मा जी हैं उनको एकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। तो ये रिनाउंड प्रिंट पेंटर है, और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल रह चुके हैं पटना आर्ट कॉलेज के। तो इनको जो है उत्तर प्रदेश का जो टॉप ऑनर होता है जो आर्ट से रिलेटेड है वो उनको दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है उन्होंने ये सेरेमनी पूरा उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा सेरेमनी, ललित कला जो एकेडमी वहाँ पे। बट आपको श्याम शर्मा जी के बारे में पता होना चाहिए, पहला कि उनको ये एकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिल रहा है ललित कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के द्वारा। दूसरा ये कि उनको जो है पद्म श्री 2020 में मिल चुका है, नेशनल ललित कला एकेडमी अवार्ड 2021 में मिल चुका है, और साथ ही रवि वर्मा सम्मान भी है 2023 में मिल चुका है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला है कि बिहार है, बिहार बजट जो है 2025-26 का, सॉरी जो यूनियन बजट था 25-26 का, उसमें बिहार को क्या क्या दिया गया है। तो पहला तो आपको पता होगा कि मखाना बोर्ड के बारे में बहुत चर्चा हुआ था कि बिहार में मखाना बोर्ड होगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और पहले मखाना का दाम बिहार में बहुत कम है, फ़ायदा नहीं होता है किसानों को उससे, तो किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और प्राइस जो है वो मखाना का बढ़ेगा और इससे किसान को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है उसका भी इस्टेब्लिश करने का बात हो रहा है। तो ये भी इंक्रीज़ करेगा जो भी पॉसिबिलिटी है कि फार्मर का इनकम कैसे डबल हो। ठीक है। अब मखाना कल्टीवेशन आपको पता होगा कि 40,000 से ज़्यादा हेक्टेयर में बिहार में होता है। साथ ही साथ जो है 26,000 टन जो है मखाना प्रोड्यूस होता है पूरे बिहार में, और 85% मखाना जो है पूरे देश का वो बिहार में ही होता है। कौन कौन ज़िला में? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, ये सारे ज़िला में जो है मखाना का प्रोडक्शन होता है बिहार में। ठीक है। तो इसीलिए अब मखाना बोर्ड जो है अगर लग जाता है तो जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा होगा और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट में जो है फ़ायदा मिलेगा, तो किसान को इससे फ़ायदा होगा। अब क्या क्या फ़ायदा होगा मखाना बोर्ड से? जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है मखाना का वो होगा, तो अच्छा वैरायटी का मखाना उगाया जाएगा, तो जिससे कि एक्सपेंड होगा मखाना का कल्टीवेशन, जो भी चौर रीजन में होता है। फार्मर का जो इनकम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, उनको टेक्निकल हेल्प मिलेगा, मखाना का जो प्रोसेसिंग है वो अच्छा होगा। ठीक है।
और जो मिडिल मैन का जो झंझट होता है वो ख़त्म होगा। अब फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खुलेगा, उससे क्या होगा, तो रिसर्च उसमें भी बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग अच्छा होगा, मार्केट का एबिलिटी फार्मर को अच्छा होगा कि डायरेक्ट जो है फार्मर मार्केट में जाके बेच पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है फार्मर लोग का वो बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो है नया नया यूनिट खुलेगा, जो भी क्रॉप एरिया है, अलग अलग वैरायटी का क्रॉप उगाने का उन लोग को मौका मिलेगा। तो ये पूरा न्यूज़ जो था। अब अगला है कि वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है कि पहले जो है कोसी का फ़ायदा सिर्फ मधुबनी और दरभंगा को मिलता था, और बाकी जो नॉर्थ बिहार रीजन है वहाँ तो बाढ़ का समस्या रह जाता था। तो अब जो है वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत जो है अब इरिगेशन कैपेसिटी बढ़ने जा रहा है। अब लगभग 4 लाख हेक्टेयर में जो है कोसी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सपेंड करेगा, जो कि पहले मात्र लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में जो था 2,70,000 हेक्टेयर एरिया में जो है ये इरिगेशन करता था। अब इसका लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर जो है ये इंक्रीज़ करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो जो पूरा नॉर्थ बिहार वाला रीजन है, ये सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया वाला सारा रीजन, उस सबको भी फ़ायदा होने वाला है। अब एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है, 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है बिहार में बनने जा रहा है। अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे पहले से कुछ भी काम जो है नहीं किया गया हो, एकदम वो फ्रेश जगह अलोकेट किया जाएगा, वहाँ पे जो है प्लेन का काम किया जाएगा, या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ये ग्रीन फील्ड का नॉर्मल डेफिनेशन है। जबकि ब्राउन फील्ड क्या होता है कि पहले से जो है वहाँ पे कुछ काम किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से उसको रोक दिया गया था, तो वापस से उसको शुरू किया जा रहा है, तो वैसा इलाका ब्राउन फील्ड होता है। तो 8 ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होने वाला है और 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होने वाला है। जो सोनपुर हो गया, राजगीर हो गया, भागलपुर, ये 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। बाकी 8 जो है सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, यहाँ पे जो है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा 2 एयरपोर्ट जो बिहटा है और पटना एयरपोर्ट जो है उसको भी एक्सपेंड करने का बात हो रहा है। और जो बिहटा एयरपोर्ट होगा उसको 12,000 फीट का जो है उसका जो लाइन है एक्सप्रेसवे उसको बनाया जाएगा, ताकि जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरबस 120, बोइंग 737, ये सब भी वहाँ पे लैंड करेगा और फ़ायदा होगा वहाँ के जो लोग हैं उनको, ताकि इंटरनेशनल प्लेन यहाँ से पकड़ने का बात हो रहा है बिहटा से। अब वही बताया गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, पर्पज़ क्या है, ताकि जो ट्रैवल है, जो भी सिटी एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे भी एयरपोर्ट का सर्विस एयरलाइन वो पहुँच पाए। ठीक है। अब फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट जो है उसका भी प्रपोजल रखा गया है। तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, ताकि वही रिसर्च हो सके, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर को लाया जा सके, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हो कि एक ही तरीके का जो है चीज़ को हम लोग नहीं उगा रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट उगा रहे हैं एक ही टाइम पे, तो ये हो सके, इंक्रीज हो सके फार्मर का इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। तो ये अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि वो भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर को जो है इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है, ताकि ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन को दिखाता है कि गवर्नमेंट भी चाहता है कि लोगों का, किसानों का फ़ायदा हो। और बिहार जो है इसके पास पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मेज हो गया, मखाना हो गया, बनाना हो गया, लीची हो गया, मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो राइस, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से उगाया जाता है। और करेंटली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं लीची का, मखाना का, मैंगो का, मेज़ का, तो ये सब चीज़ ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो बिहार के पास पोटेंशियल बहुत है इन सब चीज़ों का। ठीक है। और साथ ही साथ डेयरी, बेकरी, मसाला, ये सब चीज़ का भी जो है बिहार के पास पोटेंशियल है। और हम लोग देखते हैं कि बाहर जो है सुधा वाला दूध जो है ये बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो पोटेंशियल बहुत है, इसी को जो है यूटिलाइज़ करने का बात किया जा रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है। अब ये जो है असिस्टेंस किससे मिलेगा, इसको PMFME के थ्रू जो है इसको असिस्टेंस भी मिलने वाला है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू। अब एडवांस ऑफ इंस्टीट्यूट, अब जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको भी वो हेल्प करेगा, जो भी स्किल्ड वर्कर है उनको, ताकि बिहार में जो है मेनली जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे नेबरिंग स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनको भी जो है इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। ताकि जो बिहार का चीज़ है वो एक्सपोर्ट होगा, वहाँ पे बिकेगा, तो वहाँ पे फ़ायदा होगा। अब अगला है कि बिहार के पास पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर एनर्जी
इंक्रीज़ करने का। अब आपको पता होगा रिसेंटली न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बिहार में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है। तो ऑलरेडी पहले में जो है रजौली जो कि नवादा में जो है वो जो है हाँ जो भी हो, नवादा या नालंदा आप चेक कर लीजिएगा। रजौरी में जो है पहले भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगा हुआ था बिहार में, लेकिन किसी कारणवश से वो बंद हो गया था। बट अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण वो कही है कि पूरे देश में जो है 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 तक कि बिहार के पास जो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी आए, तो बिहार का भी उसमें एक्टिव रोल हो। और इसीलिए जो रजौरी है वहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का बात किया जा रहा है। और पहले भी ये लगाया गया था, वहाँ पे इसका कैपेसिटी लगभग 700 मेगावाट का था, लेकिन अभी इसको एक्सपेंड करके जो है कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियल लगभग 1300 मेगावाट का है। तो 1300 मेगावाट का जो है ये रजौरी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का काम किया जाएगा, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया NPCIL के थ्रू जो है ये इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये जो है वो सेंटर बिहार को 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिहार में आएगा अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है। तो ये देखिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने से लगभग बिहार में 70,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस है। तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि स्टेट का लार्जेस्ट पार्क जो है वो बनने जा रहा है कहाँ, कमारचट डैम जो है ये रोहतक रीजन में पड़ता है, रोहतास रीजन में, सॉरी, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उसके कमरचट डैम वाले इलाके में जो है बिहार का सबसे लार्जेस्ट पार्क है वो बनने जा रहा है, जो कि मार्च 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो कमरचट डैम कहाँ है, रोहतास में है, इतना पता होना चाहिए। और बिहार का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है, वहाँ पे पाथवे ये सब होगा, फेंसिंग पाथवे ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है 2025 का मनाया गया, अभी हमने देखा था, जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा, तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है तो बोधगया में ही मनाया जाएगा, गया डिस्ट्रिक्ट के बोधगया रीजन में जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाने वाला है, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार और बाकी अदर कंट्री से जो है लोग आने वाले हैं। तो अगर इंडिया का मैप उठा के देखें और देखें इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, तो नेपाल से आएंगे, भूटान से आएंगे, चाइना से आएंगे, म्यांमार से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे। तो लगभग 5 जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया का वहाँ से, इसके अलावा थाईलैंड, जापान और बाकी अदर पार्ट से आएंगे। तो आपको जो नेबरिंग कंट्री इंडिया से सटा हुआ है ये पता होना चाहिए कि 5 लगभग नेबरिंग कंट्री, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्ला और श्रीलंका, ये 5 कंट्री से जो मॉन्क लोग हैं या डिवोटी लोग हैं वो आने वाले हैं। अब गोट सीमन स्टेशन जो है बिहार के गया में लगाया जा रहा है। अब सीमन क्या होगा कि बकरी का जो सीमन है उसको फिर लगाया जाएगा ताकि अच्छे प्रोडक्ट का जो बकरी है वो बिहार में उगे, और जो पेट में ही बकरी का बच्चा मर जाता है उसको जो है 20 से 25% तक कम किया जाए। जो लैम्प मोर्टेलिटी होता है गोट का 20 से 25% उसको कम करना है। और इससे क्या होगा, जो 20 से 25 लाख जो गोट रेयर होते हैं, जो बकरी चराने वाले लोग होते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और बिहार में जो है अब ब्लैक बंगाल गोट का जो है ये अगर सीमन लगेगा तो ये फिर जो ब्लैक बंगाल गोट का जो बकरी होता है वो बिहार में आएगा। क्यों, क्योंकि बिहार में एक सूटेबल क्लाइमेट होता है जिससे कि ये बकरी यहाँ पे आएगा, और फिर जो पेट में जो बच्चे मर जा रहे थे बकरी के वो नहीं मरेंगे। और साथ ही साथ एक बार में जो बकरी अगर नॉर्मल कंडीशन में 4 बच्चे पैदा करती थी, तो ये ब्लैक बंगाल ब्रीड की बकरी जो है वो 4 से 6 बच्चे पैदा करेंगी। तो ये फ़ायदा होगा जिससे कि जो बकरी चराने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब ये जो गोट सीमन होगा वो हर हॉस्पिटल में जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है कि हर हॉस्पिटल में ये जो है अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि रेलवे बजट जो है वो डबल हो गया बिहार में। 2021 में लगभग 5,150 करोड़ का था और 2025-26 में जो है ये 10,000 करोड़ का हो गया है। अब बिहार लेजिस्लेचर सेशन जो है ये 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होने वाला था। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो बिहार लेजिस्लेचर का सेशन था, जो बजट सेशन था, वो 28 फरवरी से लेके 3 मार्च तक जो है ये चला है। और
अगर जब बजट सेशन होता है तो बजट सेशन का पहला भाषण कौन देता है? तो बजट सेशन का पहला भाषण जो है गवर्नर के द्वारा दिया जाता है। तो बिहार के जो प्रेजेंट गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने जो है ये बजट सेशन को जॉइंट सेशन जो था जिसमें दोनों हाउस के लोग थे मौजूद, उन्होंने इस सेशन को चेयर किया और जो 3 तारीख को जो है बजट पेश किया गया है बिहार का। इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। रोबोट परी जो है ये इंस्टॉल किया गया है और पहला रोबोट होगा जो कि रेलवे स्टेशन में जो है इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो रेलवे स्टेशन में पहला कोई भी रोबोट जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? तो पटना जंक्शन जो है, जो कि दानापुर रेलवे डिवीज़न में आता है, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और परी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैसेंजर असिस्टेंस रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंस रेलवे इंक्वायरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने पहले ही देख लिया कि 800 मेगावाट का जो है 3 पावर प्लांट लगने जा रहा है जो कि पीरपैंती में होगा, ठीक है। और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है ये आपको पता होना चाहिए कि नोडल मिनिस्ट्री जो नोडल एजेंसी ये कौन होगा? तो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है इसका नोडल एजेंसी होने वाला है। तो ये पीरपैंती में 800 मेगावाट का 3 मेगा पावर प्लांट लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये पोटेंशियल है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, पावर प्रोजेक्ट है तो पता ही होगा। अब पूर्वोदय स्कीम के तहत क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों के जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने का काम कर रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उसको अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ाया जा सके। वहाँ के सिटीज़ का अगर डेवलपमेंट करना है तो वो अच्छे से बेटर तरीके से हो सके, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि 261 म्यूनसिपल बॉडीज़ जो थे बिहार में उसको सेलेक्ट किया गया, जिसमें कि 141 जो है पुराने हैं, 120 जो है अब 261 है, 141 जो है पहले से थे, अब 120 जो है नए होंगे। तो इन सब को जो है डेवलप करने का काम किया जाएगा और 2047 तक जो है उसको डेवलप करने का काम करना है, ये प्रोजेक्ट के तहत बताया गया है, ठीक है। 2047 का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अब ये प्रॉपर एक सर्वे होगा, उसके बाद जो है सिटी को प्लान तरीके से डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब ये पहले भी इसको जो है मास्टर प्लान के तहत कराया जा रहा है कि पहले जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया कहाँ पे? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। तो उसी के तर्ज पे जो है अब वापस से जो भी जो पहले बीमारू राज्य होते थे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन सब जगह पे, झारखंड, इन सब जगह पे अब किया जाएगा। अब सिर्फ इससे क्या होगा, जो ड्रेनेज है, स्ट्रीज, रोड कंस्ट्रक्शन है, उसको 24 घंटे वाटर सप्लाई हो, सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से हो, जो जीपीएस बेस्ड जो मास्टर प्लान है कि ऊपर से जो है सब चीज़ को जीपीएस से कनेक्ट करके रखा जाए, प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे अच्छे से हो, ब्यूटिफिकेशन हो, जो भी रिजर्वायर्स हैं, जो भी पॉन्ड वॉन्ड होते हैं राज्य में, लेक वेक होते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन हो उनका, और जो पार्क है हर जगह पे अच्छे से डेवलप किया जा सके। अब चीफ मिनिस्टर जो है एक सिपोक टैकरो वर्ल्ड कप उसका लोगो रिलीज़ किया है। अब सिपोक टैकरो क्या होता है? जो पैर से वॉलीबॉल खेला जाता है वैसा टाइप का होता है। आप इसको मैप में फ़ोटो देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। तो सिपोक टैकरो वर्ल्ड कप, पैर से वॉलीबॉल जो खेला जाता है उसका लोगो और जो वो ऐसे पुतला जो होता है उसका लॉन्च किए हैं, जो कि बिहार में इस बार इसका वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। अब बिहार में कहाँ पे होगा ये? तो आपको पता है कि पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से 25 मार्च तक जो है ये स्पोर्ट्स होने वाला है। अब ये क्या दिखाता है? ये लोगो दिखाता है कि बिहार में कल्चर है, स्पोर्ट्स स्पिरिट्स और फ्यूचर एनर्जी सबको ये साथ में दिखाता है। और साथ ही साथ कि एक सिंबल दिखा रहा है कि बिहार के पास स्ट्रेंथ है, प्राइड है, अच्छी अच्छी बातें, ताकि बिहार के पास भी एक स्पिरिट है कि वो स्पोर्ट्स को करा सकता है। मेनली आपको पता होना चाहिए कि 20 से 25 मार्च तक जो है पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में ये जो सिपोक थ्रॉन वर्ल्ड कप है वो किया गया है और इसका 5वां एडिशन था। अब जैसे क्रिकेट का बीसीसीआई या आईसीसी नोडल एजेंसी होता है, तो उसी तरह इसका कौन है नोडल एजेंसी? इंटरनेशनल सिपोक टॉरक फेडरेशन, ISTAF जो है इसका नोडल एजेंसी है और इसका 5वां एडिशन बिहार के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में किया गया है, ठीक है।
अब अगला न्यूज़ है जो फॉर्मेशन ऑफ बिहार प्रोटेक्शन सर्विस रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल्स। तो ये रूल क्या करेगा कि जो भी वुमेन है उनको प्रोटेक्ट करना है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है इस सब से रिलेटेड उनको प्रोटेक्ट करना है, तो ऑफिसर लोग को जो है अपॉइंट किया जाएगा हर सब डिवीज़न में। और ये जो है इस बिल पे कंसेंट दे दिया गया है स्टेट काउंसिल के द्वारा भी और लेजिस्लेचर से भी पास हो गया 25 फरवरी को। अब इसका काम क्या होगा कि वुमेन को प्रोटेक्ट करे, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ऑफिसर लोग उनको प्रोटेक्ट करेगी। और ये लगभग 101 डिवीज़न है, तो वहाँ पे 3800 जिला में और जितने सब क्वार्टर है सब जगह पे 140 सब क्वार्टर हर जगह पे जो है ये ऑफिसर तैनात किया जाएगा वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। अब आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट के 5 नए जज का जो है सीट को फुलफ़िल किया गया है। तो 5 वकील थे, राजेश कुमार जी, और दूसरे थे सोनी श्रीवास्तव जी, तीसरे थे आलोक कुमार सिन्हा जी, चौथे थे सुरेंद्र पांडे जी और 5वें थे अंशुल राज जी। तो आपको पता होना चाहिए आलोक सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे और अंशुल राज, इन पांचों को जो है पटना हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। पहले ये लोग सारे लॉयर थे। पिछले साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए ये। तो कॉलेजियम कितना है बिहार के हाई कोर्ट का? तो बिहार के हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है 29 जो है परमानेंट जज होंगे प्लस 14 जो है एडहॉक जज होंगे। तो ये आपका कॉलेजियम है, जबकि इंडिया का जो कॉलेजियम है वो 34 का है। सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 जज होते हैं प्रेजेंटली। और सबसे इनिशियल टाइम में कितने थे? तो 7 + 1, 7 नॉर्मल जज थे, 1 CJI थे, टोटल 8 थे। ठीक है। अब धीरे धीरे एक्सपेंड करके अभी 34 पे है। अब साथ ही साथ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों का भी नंबर बढ़ाया गया है 3 ठो, और 5 मद्रास हाई कोर्ट के जज का भी बढ़ाया गया। लेकिन आपको मेनली पटना का तो पता ही होना चाहिए। साथ में कहाँ कहाँ किया गया था तो ये बस पता रखिएगा कि बॉम्बे और मद्रास का भी जो है हाई कोर्ट के जज का नंबर बढ़ाया गया था। अब एक्सपेंशन ऑफ बिहार कैबिनेट। अब बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन किया गया। आपको पता होगा कि अब टोटल जो है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि 36 कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। तो बिहार में जो है कैबिनेट मिनिस्टर का जो नंबर है 36 हो गया। ये हाईएस्ट गया है, पहली बार 36 पूरा है। इससे पहले जो है मैक्सिमम 31 हुआ था। तो आपको बस पता होना चाहिए कि 36 जो है मैक्सिमम बिहार कैबिनेट का स्ट्रेंथ हो सकता है, और पहली बार उसको फुलफ़िल किया गया कि 243 मेंबर होते हैं, इसका 15% जो होता है लगभग 36। ठीक है। तो अब आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन कौन जो है जिनके पास मिनिस्ट्री है, कौन नॉट हेल्थ मिनिस्टर है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिछले बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये किनको किनको अभी नया पोर्टफोलियो मिला है ये आपको बस पता होना चाहिए कि संजय सरोगारी जी जो है उनको लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट मिला है। बहुत ज़्यादा बिहार में जो अभी लैंड से रिलेटेड सर्वे वर्वे हो रहा है, तो ये संजय सरोगोई जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सुनील कुमार जो है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर हैं, ये हो गया। और तीसरा है जीवेश कुमार जी जो है अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग से रिलेटेड है। राजू कुमार जी टूरिज़्म से रिलेटेड है। बिहार टूरिज़्म बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ये भी पता होना चाहिए। राजू कुमार सिंह, सुनील कुमार जी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, संजय सरोजी जी जो लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर है। ये 3 तो आपको पक्का पता ही होना चाहिए। अब साथ में जो है ये बाकी दिया हुआ है, और मंगल पांडे जी जो हेल्थ और लॉ मिनिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये टोटल आपका नवंबर से लेके जो है फरवरी तक का जो भी बिहार स्पेशल का जो न्यूज़ था वो हमने कवर किया इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मार्च से लेके मई या जो भी जून तक का जब भी अपडेट होगा वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन।